तो हाय, वेलकम टू दिस वीडियो। और अभी तक हमने बेसिक इंट्रोडक्शन एक ले लिया है फिज़िक्स का। एच सी वर्मा बुक के अकॉर्डिंग व्हाट इज़ फिज़िक्स देखा हमने। फिज़िक्स को डिफ़ाइन किया, फिज़िक्स और मैथमेटिक्स का रिलेशन देखा, ये जाना कि मैथमेटिक्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ फिज़िक्स। फिर थोड़ा यूनिट्स के बारे में भी हमने देखा, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़ समझी कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो हैं वो ये 7 जो 7 हैं ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं और बाकी सब क्वांटिटीज़ इन्हीं के बेस पर डिफाइन की जाती हैं। इसको भी हमने देखा। अब इसी को आगे बढ़ाते हैं। तो यूनिट्स तक तो हम आ गए थे। अब जो अगला टॉपिक आता है वो ये रहता है कि उसको एक सेपरेट वे में ही पढ़ना पड़ेगा। उसे कहते हैं डायमेंशंस। कहीं कहीं साथ भी ये नाम लिया जाता है, यूनिट्स एंड डायमेंशन बोला जाता है। साथ में भी पढ़ा जाता है, अलग अलग भी पढ़ सकते हैं। सो बेसिकली होता क्या है ये डायमेंशंस। अब जैसे हमने 7 जो फंडामेंटल क्वांटिटीज डिफाइन कर ली हैं, उन हर एक फंडामेंटल क्वांटिटी के साथ एक डायमेंशन जोड़ दिया जाता है। तो जैसे कि मास कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है, लेंथ कैपिटल एल से डिनोट की जाती है, टाइम कैपिटल टी से डिनोट किया जाता है। बाकी क्वांटिटीज़ भी टेम्परेचर केल्विन से डिनोट किया जाता है, हालांकि ये काम नहीं आएगा। मोल को भी मोल से डिनोट किया जाता है और ल्यूमिनेसेंस इंटेंसिटी को भी सी डी से डिनोट किया जाता है। ये तीनों हमको बेसिकली लास्ट की चीज़ें काम नहीं आएंगी। ऊपर का जो मेन मास लेंथ और टाइम है, इसी से हम ज़्यादा से ज़्यादा डील करेंगे। तो अब इसका यूज़ क्या है। तो डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ जानने से पहले इसका यूज़ जानने से पहले हमें ये देखना होगा कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के डायमेंशन तो हमने एज इट इज़ लगभग कैपिटल में ले लिए MLT। लेकिन जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं उनके डायमेंशन हम इन्हीं के टर्म्स में आएंगे, क्योंकि डिराइव्ड क्वांटिटीज़ किससे डिफाइंड है, फंडामेंटल क्वांटिटीज से। तो मान लीजिए कोई डिराइव्ड क्वांटिटी है फोर्स, इसका हमको डायमेंशन लिखना है। तो डायमेंशन लिखने को इस तरह से डिनोट किया जाता है कि हमको फोर्स का डायमेंशन लिखना है। तो पहले हमें ये देखना होगा फोर्स डिपेंड कैसे होता है, किस किस पर होता है। तो फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। ये तो बेसिक्स हैं, ये तो अभी इतना अपन को लेके चलना पड़ेगा। स्टार्टिंग पॉइंट तो कहीं से लेना ही पड़ेगा। सो मास इनटू एक्सेलरेशन। अब फोर्स का यदि लिखना है डायमेंशन, तो मास तो एज इट इज आ जाएगा, लेकिन एक्सेलरेशन भी फिर एक डिराइव्ड क्वांटिटी है जो कि डिपेंड करती है क्या, वेलोसिटी अपॉन टाइम। फिर वेलोसिटी भी एक डिपेंडेंट क्वांटिटी है जो कि डिपेंड करती है लेंथ अपॉन टाइम, और नीचे यहाँ टाइम है ही। तो अब फाइनली हम फंडामेंटल क्वांटिटीज तक आ गए हैं। तो अब यहाँ लिखेंगे एल टी और नीचे टाइम का डायमेंशन टाइम। तो ये क्या हो जाएगा, एल पॉन टी स्क्वायर, या एल टी रेस टू पावर -2। ये आ गया क्या, एक्सेलरेशन का डायमेंशन। तो अगर यहाँ पे हम लिखें फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक मास का आएगा ये वाला, और एक्सेलरेशन का L t-2। तो ये डायमेंशन हो जाएगा फोर्स का। तो एक लाइन में हम इसको अब डिफाइन कर लेते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला को, कि एन एक्सप्रेशन फॉर द फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज इज कॉल्ड द डायमेंशनल फॉर्मूला। सेम जैसा कि हमने देखा कि अगर फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है तो MLT-2, ये फिजिकल क्वांटिटी है, डिराइव्ड क्वांटिटी है, और ये तीनों
फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। सो इसको हमने डिफाइन कर लिया एक लाइन में। अब बात आती है कि ये सब हम क्यों कर रहे हैं, इसका मतलब आखिर में यूज़ क्या है। इतना समझने के बाद हम इसका यूज़ देख सकते हैं। तो अब आप देखिए कि इसके मेनली जो हैं 3 यूज़ हैं। पहला तो होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, सेकंड कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, और तीसरा डिड्यूसिंग रिलेशन अमंग फिजिकल क्वांटिटीज। अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, मान सकता हूँ मैं, लेकिन बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं। तो चलिए पहले से शुरू करते हैं। होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, इसका क्या क्या मतलब होता है। अब मान लीजिए एक मेरे पास एक्सप्रेशन है, जो हमने बात की थी सबसे शुरू में, कि कोई भी लॉ हमने बनाया उसका एक्सप्रेशन दिया। तो मान लेते हैं कि ए जो है वो बी सी प्लस डी, ये एक मेरे पास एक्सप्रेशन आया। ये क्या फिजिकल क्वांटिटी अभी हम देख लेंगे। मान लीजिए कोई एक मैंने लॉ निकाल लिया कुछ चीज़ से ऑब्जर्व करके। तो ये डायमेंशनल एनालिसिस मुझे ये बताता है कि जो ये ए के डायमेंशन होंगे वो बी सी के डायमेंशन के बराबर होना चाहिए और डी के डायमेंशन के बराबर होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी कि यदि बी सी प्रोडक्ट को मैं डी में ऐड करूं तो वो मुझे ए दे रहा है। यानी कि आप इसे ऐसे समझो कि यदि बी सी का मल्टीप्लिकेशन कुछ वेलोसिटी कुछ आ रहा है, तो डी भी कोई वेलोसिटी ही होना चाहिए, और फाइनली जो ए निकल के आएगी वो भी वेलोसिटी ही होना चाहिए। या कोई फोर्स निकल के आ रहा है, तो ये बी सी का मल्टीप्लिकेशन भी फोर्स ही होना चाहिए, और जो डी का डायमेंशन है वो भी फोर्स का ही होना चाहिए। इसी चीज को होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन बोलते हैं। इसको भी हम एक लाइन में लिख लें, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन को, कि द डायमेंशन ऑफ ऑल द टर्म्स in an equation are identical. This is known as the principle of homogeneity of dimension. इसको आप लिख लीजिए अपनी कॉपी में नोट्स के फॉर्म में। तो अभी जो मैं आपको एक एक्सप्रेशन बताया, ए इक्वल टू बी सी प्लस डी, या इसको मैं ऐसा लिख लूँ, ए इक्वल टू डी प्लस बी सी, ये और कुछ नहीं है, काइनेमेटिक्स की एक फेमस इक्वेशन है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यानी कि जो फाइनल वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी प्लस सम ऑफ एक्सेलरेशन इनटू टाइम, ये होता है। काइनेमेटिक्स में हम डिटेल में देखेंगे, अभी हम केवल डायमेंशंस इसके चेक करेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन क्या बोलता है कि अगर मैं v फाइनल वेलोसिटी के डायमेंशन लिखूं और u इनिशियल वेलोसिटी के डायमेंशन लिखूं और एक्सेलरेशन इनटू टाइम इसके डायमेंशन लिखूं, तो ये तीनों डायमेंशन जो है सेम आना चाहिए। अब मेरे को पता है कि वेलोसिटी का डायमेंशन एल टी माइनस वन, इसका भी एल टी माइनस वन। अब एक्सेलरेशन इनटू टाइम, अब एक्सेलरेशन का भी मैंने निकाला था फोर्स के साथ, मास इनटू एक्सेलरेशन में फिर से देख लेते हैं, v अपॉन टाइम इनटू टाइम, v फिर से वही आ जाएगा एल अपॉन टी, टी एल अपॉन टी स्क्वायर इंटू टी, ये सब कैंसिल आउट होके एल टी माइनस वन आ जाएगा। तो ये भी एल टी माइनस वन आ जाएगा। अब आप देखिए वेलोसिटी वेलोसिटी वेलोसिटी, तो हमने यहाँ पे वेरीफाई करके देख लिया कि हर टर्म के जो डायमेंशन हैं वो सेम है, यानी कि ये इक्वेशन करेक्ट है। पहला यूज़ हमने डायमेंशनल एनालिसिस का देखा, होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि कोई भी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। अब सेकंड यूज़ आता है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। अब कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स समझने से पहले थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बनाना पड़ेगा। तो हमने देखा था कि जो 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं वो हम एसआई में लेते थे, जैसे मास, लेंथ, टाइम, जिनके डायमेंशंस हैं एम, एल, टी, और इनकी हम यूनिट्स लेते थे केजी,
मीटर और सेकेंड। अब एक और सिस्टम ऑफ यूनिट होता है जिसको बोलते हैं सीजीएस। इसमें होता कुछ नहीं है, बस जो मास है उसको ग्राम्स में लिया जाता है, लेंथ जो है सेंटीमीटर में ली जाती है, और टाइम का कोई चेंज नहीं होता, सेकंड में ही लिया जाता है। तो जब हम एसआई से सीजीएस में या कोई और सिस्टम इस तरह के जो होते हैं इनमें कन्वर्ट करते हैं तो हमें डायमेंशनल एनालिसिस वहाँ पर काम आ सकता है। एक तो ये आपको बताना चाह रहा था। दूसरा, एक चीज़ हम और देखें यहाँ पर, एक और क्वांटिटी डिफाइन करते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी, प्रेशर। इसको बोला जाता है फोर्स ओवर एरिया। यानी मान लीजिए मेरे पास कोई एरिया है, ये एरिया ए है, इसके ऊपर फोर्स एफ लग रहा है, तो ये फोर्स जो है इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसको अगर मैं एफ बाई ए डिस्ट्रीब्यूट कर दूं तो जो क्वांटिटी निकल के आती है वो प्रेशर कहलाती है। अभी इतना हमको बेसिक समझना ज़रूरी है, साथ ही साथ इसके डायमेंशन भी डिराइव कर लेते हैं। डायमेंशन ऑफ प्रेशर क्या हो जाएगा, फोर्स एरिया। अब फोर्स तो हमने डिराइव किया था, बार बार अब नहीं करेंगे, आप वेरीफाई कर लेना, ml/t-2। और एरिया चूंकि क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो यानी कि लेंथ ही हो जाएंगी, ये भी लेंथ है ये भी लेंथ है, तो दोनों लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी कि प्रेशर का डायमेंशन निकल के आएगा ml-1 t-2। ये प्रेशर का डायमेंशन निकल के आएगा। ठीक है, अब एक चीज हो गई ये, और दूसरी चीज हो गई ये। अब इन दोनों का हम यूज करके ये कन्वर्जन ऑफ यूनिट जो है इसको समझेंगे। बेसिक हमने बना लिया कि प्रेशर का डायमेंशन होता है, प्रेशर का डायमेंशन होता है ml-1 t-2। और दूसरी चीज हमने जान ली कि दो सिस्टम ऑफ यूनिट होते हैं, एसआई और सीजीएस, जिनके बीच में यदि हमें कन्वर्जन करना हो तो ये डायमेंशन हमारी हेल्प करता है। अब हम देखेंगे कैसे। तो एसआई यूनिट, स्टैंडर्ड जो एसआई यूनिट है वो प्रेशर की है पास्कल, और सीजीएस सिस्टम में बैरिये कहा जाता है, सीजीएस सिस्टम में बैरिये कहा जाता है। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन हम इस फॉर्मूले की मदद से, डायमेंशन फॉर्मूले की मदद से निकाल सकते हैं। तो वैसा ही मैंने आपको बताया कि केजी मीटर सेकंड इसमें होता है, और सीजीएस जो होता है वो ग्राम सेंटीमीटर और सेकंड। तो इसी चीज़ों को हम यहाँ पुट कर देंगे। तो हम देख लेते हैं, प्रेशर मान लीजिए, इसको मैं डिनोट करता हूँ एसआई, और प्रेशर सीजीएस वाला, यानी कि पास्कल, 1 पास्कल और 1 बैरिये। इसमें रिलेशन निकालना हो तो ये आ गया। अब मास में लिखूंगा 1 kg, लेंथ 1 मीटर, और टाइम 1 सेकेंड। सिमिलरली अब मैं यहाँ नीचे सीजीएस में लिखूंगा, सेपरेट कर देते हैं, नीचे मैं सीजीएस में लिखूंगा 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर, और सेकंड तो सेकंड में ही रहता है, तो ये हट जाएगा, मेरे पास बचेगा 1 kg 1 मीटर इनवर्स 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर इनवर्स। इसको अब ये तो पता है कि 1000 ग्राम होता है 1 kg में, 1 ग्राम, और चूंकि पावर जो है माइनस में है तो ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर।
नीचे 1 सेंटीमीटर इसकी पावर -1। इसको अगर पूरा सिंप्लीफाई करेंगे, पूरा सिंप्लीफाई, ये उल्टा हो जाएगा तो ये 100 नीचे आ जाएगा और इससे कैंसिल होके ये 10 आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करके देख लेना, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। तो मैंने ये निकाल लिया कि 1 पास्कल ऑन 1 बैरिये, 1 बैरिये इज 10, 1 पास्कल इज 10 बैरिये। ये मैंने डायमेंशन फॉर्मूले की मदद से निकाल लिया। तो इस तरह से कन्वर्जन ऑफ यूनिट में डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ होता है। अब जहाँ भी कहीं मुझे 1 पास्कल दिखेगा उसके जगह मैं 10 बैरिये लिख सकता हूँ, और यदि 1 बैरिये लिखा है तो 1/10 पास्कल लिख सकता हूँ। ईजिली मैं इसको मैं मेमोराइज कर लूँगा और ईजिली मैं स्विच ओवर कर सकता हूँ इन दोनों यूनिट सिस्टम के बीच। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट मैं समझता हूँ जो डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ है, वो है डिड्यूसिंग रिलेशन अमंग फिजिकल क्वांटिटीज़। अब इसका क्या मतलब है? यानी कि अगर मुझे ये पता है कि एक फिजिकल क्वांटिटी जो बाकी 3 फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, मान लीजिए बी, सी और डी, इन पे किसी तरह से डिपेंड कर रही है। अब ये नहीं कह रहा हूँ मैं कि ये इस फॉर्म में भी हो सकती है, ये इस फॉर्म में भी हो सकती है, कोई भी फॉर्म हो सकता है। बस मुझे ये पता है कि ये तीनों पे, ए जो है बी सी डी के प्रोडक्ट पर डिपेंड करती है। तो इसको मैं सॉल्व करके ये निकाल सकता हूँ कि ये बी सी बाई डी है, ये सही है, या ये सही है, या कोई और एक्सप्रेशन है वो सही है, या किसी रूट फॉर्म में आ रहा हो, इस फॉर्म में भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये पता करने के लिए डायमेंशनल एनालिसिस काम आता है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं मेरे पास एक पेंडुलम है। पेंडुलम कुछ भी नहीं, बेसिकली एक स्ट्रिंग के एक एंड पर मास लगा रहता है जो यहाँ फ्रीली ऑसिलेट कर सकता है, इतना आप जानते होंगे। तो इस स्ट्रिंग की लेंथ L है, इस जो ये मास अटैच किया है मैंने ये M है। और अब मैं ये जानता हूँ कि इसका जो टाइम पीरियड है वो इसके लेंथ, मास और फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इन तीनों चीज़ों पर डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है मैं वो नहीं जानता, वो मैं डायमेंशन एनालिसिस से निकालूंगा। टाइम पीरियड का मतलब ये होता है कि अगर मैं इसको यहाँ तक ला के पेंडुलम को छोड़ूं तो ये जो इस एंड तक जाएगा, फिर इस एंड से वापस यहाँ आएगा। तो ये जो इतना ऑसिलेट करता है इसको एक टाइम पीरियड बोलते हैं। तो वो कितना टाइम लगेगा उसको मैं ये जानता हूँ कि ये LMG इनके प्रोडक्ट पर डिपेंड कर रहा है। अब कैसे डिपेंड कर रहा है ये मैं डायमेंशन एनालिसिस से निकालूंगा। तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने के लिए कांस्टेंट ले लेते हैं, LMG। और चूंकि अभी ये मालूम नहीं है कि ये ऊपर रहेंगे, नीचे रहेंगे, रूट में रहेंगे, क्या रहेंगे, तो इनको मैं रैंडमली A, B और C की पावर से रेस कर देता हूँ। ठीक है ना, इसको प्रॉपरली लिख लेते हैं। T इक्वल टू K, L की पावर A, M की पावर B और G की पावर C। अब यहाँ पर मैं डायमेंशन एनालिसिस अप्लाई करूँगा। अब फर्स्ट प्रिंसिपल ये कहती है कि जो इसका डायमेंशन है लेफ्ट साइड, वो ये सभी का डायमेंशन मिला के वही आना चाहिए। के क्योंकि कांस्टेंट है, एक नंबर होगा तो उसको डायमेंशनलेस माना जाता है। तो अब मैं डायमेंशन रखता हूँ, कैपिटल टी, लेंथ का आ जाएगा L, मास M और G फोर्स ऑफ ग्रेविटी या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब एक्सेलरेशन मैंने फिर बताया था बार बार आएगा वो, अब मैं बार बार उसको नहीं लिखूंगा, सीधा मैं पुट कर रहा हूँ L T⁻⁻² और इसकी पावर C।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो अब ये एल एम, ये एम और टी तो कॉमन है, यूनिक मतलब यूनिक है। एल और एल दो बार आ रहा है, तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में लगाऊंगा एल की पावर ए एम की पावर बी, और इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ एल की पावर सी और टी की पावर -2c। अब ये एल ये सब मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये एल 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 मिल के फिर से लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगेगा, बेस सेम है तो ए प्लस सी एल एम टी की पावर -2c, और इस तरफ टी है। अब देखिए इस तरफ सिर्फ टी है, एल भी ज़ीरो है, एम भी ज़ीरो है, टी की पावर केवल 1 है। सो दोनों जो एक्सपोनेंट हैं उनको इक्वेट कर देंगे, ए प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, बी इक्वल टू ज़ीरो, -2c इक्वल टू 1। अब बी इक्वल टू ज़ीरो आ गया, फर्स्ट वाले से क्या आ गया, ए इक्वल टू -c आ गया, सेकंड से बी इक्वल टू ज़ीरो आ गया, और तीसरे वाले से c इक्वल टू -1/2 आ गया। ठीक है, अब इनको यहाँ पे रख देंगे, तो t इक्वल टू के एल, अब c -1/2 है तो ये a आ जाएगा 1/2, a इक्वल टू 1/2। c की वैल्यू यहाँ रख दी इक्वल टू -c में, तो l की पावर 1/2, और b चूंकि ज़ीरो है तो m की पावर ज़ीरो 1 आएगा, और g की पावर -1/2, -1/2 नीचे चला जाएगा तो k l/g ये पूरा रूट में आ जाएगा। सो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम k इंटू रूट ऑफ l/g, और फिर जब एक्सपेरिमेंट करके फिर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी निकालते हैं तो k की वैल्यू भी आती है 2 पाई। तो ये पूरा प्रॉपर एक्सप्रेशन बन जाता है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का, 2 पाई रूट l/g। तो आपने ये देखा कि अगर तीन फिजिकल क्वांटिटीज़ का मुझे डिपेंडेंस नहीं पता है, तो ये डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू मैं इसका रिलेशन निकाल सकता हूँ। तो चलिए फाइनली इस चैप्टर को कंक्लूड करते हैं, साथ ही साथ इस टॉपिक को भी। तो देखते हैं लिमिटेशन ऑफ द डायमेंशनल मेथड। अब देखिए यूज़ तो हमने तीन तीन यूज़ देख लिए डायमेंशन एनालिसिस के, कि फॉर्मूले निकल आते हैं, यूनिट्स चेंज हो जाती हैं, इक्वेशन की वैलिडिटी चेक हो जाती है। लेकिन अब देखिए ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा अच्छा है, कई लिमिटेशंस हैं इसके, और काफ़ी बड़े बड़े लिमिटेशंस हैं। अगर ऐसा ना हो तो हम डायमेंशनल मेथड का यूज़ करके और हर एक्सप्रेशन निकाल लें, और ये काफ़ी वाइडली यूज़ हो रही होती, लेकिन ऐसा नहीं है। तो देखते हैं लिमिटेशन क्या है। फर्स्ट लिमिटेशन ये है कि कांस्टेंट्स आर डायमेंशनलेस, हेंस कैन नॉट बी डिड्यूस्ड बाय दिस मेथड। तो देखिए इसका क्या मतलब है। अभी हमने जो देखा था कि t इक्वल टू के रूट l/g, ये हमने टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला निकाला था डायमेंशनल मेथड से। अब देखिए इसमें k की वैल्यू स्टैंडर्ड जो है आती है 2 पाई, और इसके लिए हमको एक्सपेरिमेंटल मेथड्स यूज़ करने पड़ते हैं, एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं, और उसके बाद ही हम कंक्लूड कर पाते हैं कि इसकी वैल्यू 2 पाई है। डायमेंशनल मेथड हमें ये वैल्यू नहीं दे पाती। इसको आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि के की मैं कोई भी वैल्यू रखूं, पाई रख दूं, 1 रख दूं, 2 रख दूं, 4 रख दूं, और उसके बाद अगर मैं LHS और RHS के डायमेंशन चेक करूं तो वो डायमेंशन सेम आएंगे, यानी कि वो के की वैल्यू पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं, के की किसी भी वैल्यू के लिए ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट हो जाएगी। तो ये तो फर्स्ट लिमिटेशन हो गई। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। आगे सेकंड ये कहता है कि वर्क्स ओनली विथ फिजिकल क्वांटिटीज विथ प्रोडक्ट टाइप डिपेंडेंस, यानी जो ये डायमेंशनल मेथड है
ये केवल उन फिजिकल क्वांटिटीज़ का रिलेशन रिड्यूस करने में ही हेल्प कर पाती है जिसमें प्रोडक्ट टाइप का डिपेंडेंस आता है। जैसे यहाँ पे देखिए, इस इक्वेशन को जब मैंने डिराइव किया था तो मैं ये लेके चला था कि के और उसके बाद एम एल जी ये सब मैंने प्रोडक्ट में लिया था, और प्रोडक्ट में इसके बाद फिर इसको ए बी सी की पावर से रेस किया था, और फिर तीन इक्वेशन बन गई थी और उनको सॉल्व करके ये फॉर्मूला आ गया था। अब मान लीजिए कोई फिजिकल क्वांटिटी में, मान लीजिए कोई ए फिजिकल क्वांटिटी है, उसका प्रोडक्ट टाइप डिपेंडेंस नहीं है, बी सी प्लस डी टाइप का है डिपेंडेंस, तो ये रिलेशन मुझे डायमेंशनल एनालिसिस से निकालने में दिक्कत होगी। क्योंकि जब मैं ले इनिशियली तो मैं यही मान के चलूँगा तो ए इक्वल टू बी इंटू सी इंटू डी, तो जो रिलेशन निकल के आएगा वो इस फॉर्म का कहीं नहीं आएगा, जो कि फिजिकली और एक्सपेरिमेंटली सही है। तो ये इसकी सेकंड लिमिटेशन हो गई। थर्ड इज की, तो थर्ड इज नॉट वर्क्स इफ अ क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन मोर देन थ्री क्वांटिटीज। अब जैसे मैंने इसमें देखा था, हमने अपने इसमें देखा कि दोनों जो हमने एग्जांपल लिए इसमें हमने तीन क्वांटिटीज ही ली। इस फर्स्ट केस में मास, लेंथ और ग्रेविटी, और सेकंड में हमने बी सी डी तीन लिया। मान लीजिए चार क्वांटिटीज पे डिपेंड हो गई, ए क्वांटिटी, बी सी डी और ई, चार क्वांटिटीज पे डिपेंड हो गई। अब इनको जब मैं रेस करूंगा ए बी सी डी, और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा और फाइनली जब इक्वेशन बनाऊंगा, तो आप देखिए यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी चार वेरिएबल्स आएंगे, और जबकि लेफ्ट में मेरे पास इसके जो डायमेंशन है वो यहाँ पे m0 l0 t0 मान लीजिए, और जब मैं इनको रिड्यूस करूँगा तो ये कुछ आएगा, मान लीजिए ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, लेंथ में भी कुछ आ जाएगा ए प्लस बी, और टाइम में हो जाएगा सी प्लस डी। अब ये जब मैं ज़ीरो से इक्वेट करूँगा या किसी भी उससे इक्वेट करूँगा तो तीन इक्वेशन बन पाएंगी मुझको, और जबकि अननोन हो गए मेरे पास चार, तो तीन इक्वेशन से चार अननोन सॉल्व नहीं होते हैं। इसको और डिटेल में देख लेते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। तो मान लीजिए एक फिजिकल क्वांटिटी है जो डिपेंड कर रही है तीन फिजिकल क्वांटिटी पे, बी सी डी और ई। प्रोडक्ट टाइप डिपेंडेंस है, प्रोडक्ट टाइप तो है चलिए, और इनकी रेस कर देता हूँ मैं पावर ए बी सी डी। अब ये लेफ्ट जब मैं दोनों तरफ के डायमेंशन लूँगा तो मान लेते हैं कि ये आता है m की पावर 1, l की पावर 0, t की पावर 2। सिमिलरली जब मैं यहाँ इन सब के डायमेंशन एम एल टी फॉर्म में रख के जब इक्वेशन बनाऊंगा तो इक्वेशन आ जाती है, मान लीजिए ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, एल की पावर बी प्लस सी प्लस डी, और टी की पावर सी प्लस डी। ऐसा कर लेते हैं। अब इन तीनों दोनों को जब इक्वेट करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 1, बी प्लस सी प्लस डी इक्वल 0, और सी प्लस डी इक्वल 2। तो अब आप देखिए ये तीन इक्वेशन हैं और अननोन मेरे पास चार हैं, तो तीन इक्वेशन से चार अननोन सॉल्व नहीं होते हैं। ये बेसिक मैथ्स है। तो ये आप मान लीजिए इसकी तीसरी लिमिटेशन हो गई। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा, और विद दैट आई कंक्लूड फर्स्ट चैप्टर ऑफ HC वर्मा। थैंक यू।